Okay. So first of all, we'll discuss the launch of Chandrayaan 3 and how it will affect the whole system and मतलब कैसा इफेक्ट करने वाला है पूरा इसरो के आगे फ्यूचर प्लान्स को। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केशव, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? मतलब पूरा जो चंद्रयान 3 का सिनेरियो चल रहा है। हम्म। देखिए, इंडिया के लिए ये इस टाइम एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, कॉज चंद्रयान 2 ऑब्वियसली एक बिग प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए, बट एज वी ऑल नो कि 2.1 किलोमीटर ओवर द सरफेस वो हमारा विक्रम लैंडर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, एंड लेटर फिर हार्ड लैंडिंग हुई वहां पे। हमारा वो मिशन पार्शली अनसक्सेसफुल रहा। तो लाइक ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड अब इस टाइम पे इंडिया पे ज्यादा निगाहें हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू लैंड ऑन अदर सर्फेसेस फॉर द सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम में हम अनसक्सेसफुल रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली आज डिजाइन ऑफ चंद्रयान 3 वी आर लुकिंग कि इस बार लैंडिंग सही से हो, और होनी चाहिए। बिकॉज अगर ढंग से लैंडिंग नहीं होती है तो इसरो के लिए एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक रहेगा। जो उसने अभी तक इमेज क्रिएट करी वो थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकती है उस चीज से। नहीं, ये चीज एग्जैक्टली exactly हमारे इसरो चीफ ने भी कही थी। तो उनका एक मतलब इंटरव्यू हुआ था उसमें कि ये मिशन सक्सेसफुल होना जरूरी है आगे मिशन की फंडिंग और उनके अप्रूवल्स के लिए। मतलब यहाँ से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, वरना शायद इंडियन स्पेस सीन आज मतलब जो जिस कंडीशन में आज है, आज से 5 साल या 6 साल पीछे होते हैं। तो ये चीज तो है कि क्रूशल बहुत है ये मिशन। और बाकी साक्षी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे कि अगर ये मिशन फेल होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते वही मैं तुम्हारी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि earlier which was Chandrayaan 3 is now Chandrayaan 4 UPEC. तो आई सॉ ऑन विकिपीडिया कि ऐसा रूमर है, इट्स नॉट कंफर्म येट, कि इंडिया लैंडर प्रोवाइड करेगा और वो लोग H3 व्हीकल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जब जापानीज स्पेस एजेंसी। तो इंडिया का लैंडिंग का है, तो अगर अपन Chandrayaan 3 की लैंडिंग नहीं कर पाएंगे तो व्हाई वुड दे ट्रस्ट अस, मतलब पूरा जो हैं? एग्जैक्टली। Chandrayaan 4 पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड कर रहा है कि Chandrayaan 3 अच्छे से लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। और जिस तरीके से देखा जा रहा है तो काफी उन्होंने चेंजेस किए हैं। हाई पॉसिबिलिटी है कि सही से लैंडिंग हो जाएगी। अब कुछ कह नहीं सकते ऐसा कंफर्म, लेकिन दे आर वेरी पॉजिटिव कि इस बार लैंडिंग हो जानी चाहिए सही। इट इज करेक्ट। क्वाइट इम्पोर्टेंट। नहीं अब जिस yes, yes, yes. नहीं, आपने अगर मतलब देखा होगा, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑडियंस को मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि इस बार जो रोवर में नए कैमरास लगाए गए हैं रेयर एंड पे। और मतलब इन लोगों ने पिछले वाले मॉड्यूल से अपग्रेड तो किया है। जो चंद्रयान 2 का मॉड्यूल था, लैंडिंग मॉड्यूल विच इज द हम्म। विक्रम लैंडर, राइट? हाँ। विक्रम तो विक्रम लैंडर में विक्रम लैंडर। हाँ हाँ, जो विक्रम लैंडर में जो रोवर था, प्रज्ञान रोवर, उसमें पिछली बार रेयर एंड पे इतने कैमरास नहीं थे, तो इन्होंने 2 और 3 कैमरास भी ऐड किए हैं बैक साइड ऑफ द रोवर में, यानी कि रेयर एंड में। तो यानी कि इस बार ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और डेटा कलेक्ट करने का जो कैपेबिलिटी इन्होंने डिसाइड करी थी चंद्रयान 2 के ऊपर, उसको इन्होंने हम्म। थोड़ा अपर लिमिट बढ़ाया है उसका। तो ये साफ दर्शाता है कि ये लुपेक्स के लिए किया जा रहा है, ताकि जापानीज स्पेस एजेंसी और मतलब भरोसा कर पाए। लेकिन ये सब चीजें थोड़ी बहुत बचकाना लगती हैं कि भरोसा कर पाए, क्योंकि वो स्पेस एजेंसीज है। मेरा ये बोलना गलत हो गया कि भरोसा कर पाए। तो या एग्जैक्टली। लेकिन हाँ ये हाँ हाँ ये, तो हम ये तो बट कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 का सक्सेस टोटली डिपेंड करता है लूपेक्स मिशन के। वन मोर थिंग, मैं आप ही की बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। लास्ट ईयर जब हम चंद्रयान 2 के साथ लैंडिंग कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास ऑर्बिटर भी था साथ में। तो हमारा मेन फोकस उस टाइम पे ऑर्बिटर के ऊपर ही था। हाँ, लैंडर के ऊपर भी, बट एज इसरो वाज डिसाइडिंग, उनका मेन फोकस ऑर्बिटर के ऊपर ही था। बस आप उसकी बनावट को ध्यान से देखिए, उसके अंदर हाई एंड कैमराज है, जो कि आज की डेट में भी लूनर के लाइक मून के ऊपर सबसे हाई क्वालिटी कैमराज है। एंड एक रिपोर्ट में देख रहा था, आई गेस करीब एस्थेटिक चैनल ही था, आई गेस, आई डोंट नो। सो उसमें वी हैव सर्च फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ Chandrayaan 3 आल्सो, लाइक एग्जैक्टली पिन पॉइंट की यहाँ पे हमारा करेक्ट। लैंडर करने वाला है।
सो उस टाइम पे भी फोकस लैंडिंग से हटके ऑर्बिटर के ऊपर ज्यादा था। बट इन चंद्रयान 3 हमने मॉड्यूल में भी देखा जिस तरह से उसमें चेंजेस है, तो इस बार ऑर्बिटर को उन्होंने वहीं से निकाल दिया, प्रोपल्शन मॉड्यूल डाल दिया सर, है ना। सो आई थिंक सो कि इस बार चांसेस हाई हैं। एंड इवन उन्होंने जो सेंसर्स लगाए हैं कि जो कि उनका डेटा कलेक्शन सेंसर है कि क्या वेलोसिटी है क्या डिस्टेंस है, इस बार वो भी उन्होंने डबल करे हैं, ताकि दे हैव एक्स्ट्रा डेटा और कहीं भी लाइक ग्लिचेस होने के चांसेस कम है। एंड इवन सॉफ्टवेयर पे भी कई हद तक इन्होंने डेवलपमेंट्स लाए हैं, कुछ लाइक अपग्रेड्स करे हैं, जिसकी मदद से हो सकता है कि इस बार लैंडिंग के 99% चांसेस हैं अभी भी कि दे कैन डू सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस। इवन जो 5 इंजन थे उसको उन्होंने 4 कर दिया है, और 4 थ्रस्टर्स लगा दिए हैं चारों तरफ, और छोटे छोटे थ्रस्टर्स भी लगा रखे हैं, शायद 8 या 12 फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। तो प्रोबेबिलिटी तो हाई ही है। नहीं, मैंने मतलब जो इंटरव्यू था, मैं बार बार मतलब आई एम सॉरी, जिस मतलब ऑडियंस को कह रहा हूँ मैं कि अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप वो इंटरव्यू देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, करेक्ट। तो मतलब वो इंटरव्यू इतना इंसाइटफुल है। उसमें चीफ ने एक और बात की, मतलब गरीब साइंटिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या जो रोवर है वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आगे जा पाएगा, यानी कि एक जगह मिशन कंप्लीट होने के बाद वो आगे जा सकता है। तो चीफ ने कहा था कि वो प्रोग्राम अभी ऑन बोर्ड नहीं है, वो ऑन बोर्ड तब डाला जाएगा जब इस चीज की नीड होगी, यानी कि चांसेस उसके भी हैं कि ये अपनी मिशन मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि पीरियड है मिशन का, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च भी कर सकते। तो इस चीज को लेके भी चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से बेहतर है, क्योंकि पिछली बार तो जैसा कि केशव ने कहा कि ऑर्बिटर पे ज्यादा फोकस था। अगर ज्यादा मतलब एग्जैक्टली ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट ना कह के भी, तो 51% फोकस ऑर्बिटर पे कह सकते हैं और 49% लैंडिंग पे कह सकते हैं। तो ये चीज तो है। और इस बार ऑर्बिटर जरूरी नहीं है, क्योंकि काम ऑर्बिटर का हो ही चुका है, और जो बैकअप डेटा ट्रांसमिशन है वो प्रपल्शन मॉड्यूल ही कर देगा। राइट। एक टॉपिक देखो मेरे दिमाग में वैसे चल रहा है कि जिस हिसाब से चंद्रयान 2 था, उसका विक्रम लैंडर था, हमने फोटोग्राफ्स भी देखी कि चंद्रयान 3 में हमारे पास ज्यादा स्पेस थी, तो हमने उसको यूटिलाइज करते हुए उसके अंदर फ्यूल्स एक्स्ट्रा डाल दिए, सेंसर्स एक्स्ट्रा डाल दिए। बट मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि जो प्रज्ञान रोवर है, जो कि इस बार आई डोंट नो कि उसको फिर से प्रज्ञान रोवर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल उसको रोवर ही बोलते चलिए, ठीक है। जिस हिसाब से इन्होंने 14 डेज की उसकी लाइफ साइकिल रखी है, जो कि 1 लूनर डे है, जिस हिसाब से उनके पास फ्यूल्स हैं, आई थिंक सो कि जब लूनर डे नाइट में कन्वर्ट होगा, तो उसके अंदर हम उसको हाइबरनेशन मोड में डाल दें, ताकि हमारे पास और थोड़े दिन का फ्यूल मिल सके, बिकॉज इस बार स्पेस की कमी तो है नहीं हमारे पास। व्हाट आर योर थॉट ऑन दिस, लाइक आप लोगों की क्या थिंकिंग है कि नहीं, किस तरह ये से चीज, पॉसिबल हो सकता था। हाँ नहीं, एग्जैक्टली exactly। इस चीज को वैसे मैं मानता हूँ कि ये सब सोचा जा चुका है। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, वैसे ही जैसे उन्होंने बोला कि वो डाटा बहुत ज्यादा रिवील करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो कितना डाटा रिवील करते हैं mission के बारे में बिफोर द सक्सेस, है ना। तो ये चीज पॉसिबली होने वाली होगी। और हो सकता है कि जो जैसे एपेक्स मिशन है, अब उसका क्या है कि वो अपना जो भी एनालिसिस करना है, उसको केमिकल एनालिसिस करना है लूनर सॉइल, वो लूनर डे के टाइम पे कर सकता है। तो मिशन तो एक्सपेक्टेंसी होगी कि ये लूनर डे के अंदर अंदर जितने भी इसको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं हो जाए। और नहीं भी होता है तो बैकअप में उन्होंने एग्जैक्टली फ्यूल रखा होगा कि हाइबरनेट मोड में मत देखो या मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि जैसे हमारे पास चंद्रयान 2 में स्पेस की थोड़ी सी कमी थी, बिकॉज हमारे पास वहां पे ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, लैंडर के अंदर हमारे पास रोवर भी था, प्रज्ञान रोवर। बट द थिंग इज कि चंद्रयान 3 में हमारे पास स्पेस की कोई इशू थी नहीं, ठीक है। इवन हमारे पास 100 केजीज का पहले ही बैकअप था, एज वी ऑल नो कि एलवीएम रॉकेट के पास कैपेसिटी 2000 केजीज की या 4000 केजीज की, आई गेस 4000 केजीज की है। हो एंड द जाओ। सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट इटसेल्फ इज 3900 केजीज, तो हमारे पास स्पेस की और वेट्स की भी कोई इशू नहीं थी। बट स्टिल जो हमारा रोवर है वो 14 डेज के लिए ही वर्क कर रहा है। तो आई हैव अ थॉट कि जिस तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल्स है, मेन हमारे पास थ्रॉटल भी नहीं है जो कि लैंडिंग के टाइम पे आए काम,
तो क्यों ना इस तरह से मॉड्यूल को डिजाइन करा जाए कि हमारे पास जो लूनर डे के बाद जो नाइट आएगी 14 डेज की, जब रोवर काम नहीं कर पा रहा होगा, उस फेज में हम उसको हाइबरनेशन में डाल दें, और फिर जब अगला दिन आए चांद का, उस दिन हम वापस से उसको रिस्टार्ट करके और 14 दिन का बैकअप निकाल सके। आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज में? साक्षी, आप पहले कुछ कहना चाहेंगे? 2 सेकंड मैं एक चीज सर्च कर लूं, बिकॉज मून में इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम तो करेंगे नहीं, शायद सारे फिर सब खत्म हो जाते हैं। आई हैव टू आस्क दिस कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते हैं या खराब हो जाते हैं ठंड में? आई हैव दिस डाउट। मतलब पहले खराब होते हैं, क्रोनोलॉजी तो यही है, पहले खराब होते हैं फिर काम करना बंद राइट है ना? तो तो वर्ड भूल जाते हैं यार, ट्रांजिस्टर वगैरह जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं इतनी ठंड में, मतलब कि इतनी ठंड में काम नहीं कर पाते हैं। तो दैट माइट बी अ रीजन कि उनके पास ऐसा कोई फ्यूल ना रहा हो, इस टाइप की कोई ऐसी कोई न्यूक्लियर पावर की कुछ बात चल रही थी कि अपन वो भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें यूज नहीं हो रहा। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि ठंड में खराब हो जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अपन 15 डेज बाद उसको दोबारा स्टार्ट कर सकें। तो जहाँ पे हमने लैंडर के अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल ले जाने की बात करी है, जो कि हम देख पा रहे हैं उसका डोम भी बड़ा है, साइड के जो हमारे पास सेंसर्स के लिए स्पेसिंग है वो भी इस बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। तो क्यों ना हम इस तरह से कर सकते थे कि जी, चांद लाइक 14 डेज में से 7 डेज वो सिर्फ लाइक सर्च कर रहा है, बाकी 7 डेज वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है अंदर, एंड रिफ्यूल भी हो रहा है, और अंदर हम हीटिंग सिस्टम्स लगा दें ताकि वो द मेन इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू इज खराब ना दैट, हो। या पता है मुझे मुझे क्या लगता है यहाँ पे मेन इशू है, जो हीटिंग मतलब जो हीटिंग सिस्टम है वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, तभी वो है नहीं। और जितना है उतना सफिशिएंट है इसरो का डेटा कलेक्शन। क्योंकि इंटरव्यू से मैं फिर एक रेफरेंस ले रहा हूँ, चीफ ने सीधा सीधा कहा था दैट अगर हम इसको कॉस्ट एफिशिएंट नहीं बनाएंगे मिशन को तो ये अप्रूव तक नहीं, अलाउ भी नहीं होगा। हम्म। और मेन इशू है कि हमें एक तो सक्सेस मतलब सक्सेस ओरिएंटेड मिशन करने हैं। जो हम्म। पहले का अप्रोच रहता था, बीच में इन लोगों का मतलब अप्रोच हो गया था शायद, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने अपने सेंटेंस को फ्रेम किया था, उनका कहने का मतलब ये था कि अब हम सक्सेस ओरिएंटेड मिशन करने वाले, और उसमें एब्सोल्यूट कॉस्ट कटिंग, और जितना मिनिमलिस्टिक बजट हो सकता है उतना रखना है, जितना सफिशिएंट है उतना ही करना है। और तभी हमारे ये मिशन जितने भी हैं अप्रूव हो पा रहे हैं। तो वही एक रीजन रहा होगा मेरे हिसाब से कि जो हीटिंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी या हो सकती थी। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पेलोड ही डिलीवर ना हुआ हो। हीटिंग हीटिंग सिस्टम का पेलोड इन्होंने आउटसोर्स करने की हम्म। कोशिश की और वो डिलीवर ना हुआ हो, क्योंकि चीफ ने कहा था कि डिलीवर कभी भी, जैसे चंद्रयान 2 के टाइम पे 2-3 इक्विपमेंट्स डिलीवर नहीं हुए थे जो इस बार हम्म। चंद्रयान 3 में है। तो वो इशू भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा कम है क्योंकि और भी मॉड्यूल्स हैं जिनमें हीटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो पहला इशू ज्यादा प्रोमिनेंट इस केस। हाँ, मे भी हो सकता है, बट आई थिंक सो इनको थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके चंद्रयान 4 में इस चीज को रखना चाहिए आगे। वहां तो यही बट बात है ना कि वहां तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। हम्म। वहां तो हम थोड़ा हम क्या मतलब इसरो कर सकता है, थोड़ा बजट पुश कर सकता है, या लूपेक्स जो यानी कि जेक्सा है वो पुश कर सकता है। हम्म। चंद्रयान हाँ, मे चंद्रयान बी। का जो मतलब टीम है वो प्रपोज कर सकता है, लेकिन ओवरऑल बजट तो अप्रूव करने वाले ऊपर वाले लोग हैं, गवर्नमेंट है। अब मे उनका अगर मे बी चंद्रयान हाँ, 3 सक्सेसफुल हो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली और कंट्रीज भी सपोर्ट करने को तैयार हो जाए। मे बी वो अपनी श्योर टेक्नोलॉजी शेयर श्योर, करे। यही यही चीज तो है। यही चीज तो है कि उन्होंने कहा था कि ये मिशन सक्सेसफुल होना ही इसरो के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल, एंड इट्स ऑलवेज लाइक हम्म। दैट। तो घूम फिर के वही बात आ जाती है कि 14 को और आने वाले 14 दिनों में क्या होगा, वही डिसाइड करेगा कि आने वाले इसरो के 2 से 3 साल कैसे होने। काफी। जैसे कि हमने देखा कि चंद्रयान 3 का कुछ खास पीआर रहा नहीं है, एंड इवन इन द इंटरव्यू उन्होंने कुछ चीजें स्टेट की जिससे बहुत से लोग खुश नहीं है, स्पेशली इंडियन स्पेस एंथुसियास्ट। तो लेट्स सी हाउ इट्स गोना अफेक्ट अस, स्पेशली अस, बिकॉज हमारी जनरेशन है जो सोशल मीडिया में मेनली, जिसको पीआर से मेनली मतलब है, और हम लोग तो
नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है, और बाकी जिनको प्यार से मतलब नहीं है तो उनको क्या ही होगा, वो तो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, उनको प्यार से क्या ही मतलब है। तो exactly, like, what do you guys think? ये शबाब क्या करें? हाँ देखिए, लाइक इट्स थोड़ा पहले सा है, स्टेट थोड़ा उन्होंने डिसअपॉइंट। बोला क्या है? देखिए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के लिए मैटर तो है, बट कहीं ना कहीं उनकी भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तभी उन्होंने थोड़ा सोच के बोला है। बस वही है ना, चंद्रयान 3 इस टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसरो के लिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में भी इसरो का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मंगलयान, या चंद्रयान 2 के टाइम पे भी, जब वो अनसक्सेसफुल हुआ और ऑर्बिटर ने जो मिशन संभाला है, तो वहां तक तो ठीक है। बट अब चंद्रयान 3 के ऊपर पूरा इसरो का लाइक मेन फोकस है। तो अगर ये फेल होता है तो ऑब्वियसली इसरो की इमेज को बहुत बुरा डैमेज पड़ने वाला है। तो उससे हो सकता है कि आगे फंडिंग्स का भी इशू रहे, तो ऑब्वियसली दिस विल गोना अफेक्ट इसरो। एंड सक्सेसफुल होता है तो ऑब्वियसली लाइक ठीक रहेंगी चीजें आगे, और भी मिशन प्लान रहेंगे। और उससे यूथ भी काफी ज्यादा इंकरेज रहेगा कि वी हैव ऑर्गेनाइजेशन कॉल इसरो, और हमारे इंडिया का खुद का है, हमारे पास इतने सक्सेसफुल मिशंस हैं। तो आई थिंक सो कि मेन फोकस अभी वहीं पे है। बातों का तो फिर भी चलो कोई इशू नहीं है, वो तो फिर भी लाइक सॉरी बोला जा सकता है, या फिर उसको किसी भी तरह से मॉडिफाई करा जा सकता है। बट आपका अनसक्सेसफुल मिशन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी तक चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल होने का भी मेन रीजन नहीं आया है, तो आप चंद्रयान 3 को कैसे जस्टिफाई करोगे? मतलब उन्होंने अभी तक जो टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी चंद्रयान 2 के टाइम पे, हम्म। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज था, मैं उस हम्म। टर्म बोल रहा हूँ, शायद एफईसी या एफ ए सी रिपोर्ट एफ करके ए एक सी रिपोर्ट होती एफ ए सी। है। हम्म। एफ ए सी। तो वो रिपोर्ट उन्होंने चंद्रयान 2 पे पब्लिश नहीं करी थी। जो उस इंटरव्यू में भी चीफ से पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे जरूरत नहीं है, यानी कि इसरो को हम्म। जरूरत नहीं है उस रिपोर्ट को पब्लिश करने की, क्योंकि हम्म। इतना कोई टेक्निकल एस्पेक्ट में जाता नहीं है जितना कुछ, मतलब जो स्पेस इंथुजियास्ट हैं वो काफी कम है, ये बात हम सकते हैं। इतना हम्म। टेक्निकल एस्पेक्ट कोई डिमांड नहीं करता है, इसलिए एफएसी रिपोर्ट नहीं है। अब ये एक मतलब ऐसा हम्म। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, एक थोड़ा घुमा देने वाला जवाब था, या कह सकते हम्म। हो हम्म। कि आप प्रो अपने फेलियर्स पे उतना बात नहीं करना चाहता है, दैट्स देम, दैट्स इट। हम्म। नहीं और देखिए, ये जैसे कि चीज में यहाँ आई एम सॉरी, मैं आपकी बात को बीच में कट कर हाँ रहा हाँ, हूँ। नहीं श्योर। बट देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे लोगों का यूनियन है। लोग अपने लाइक वी आर कॉमन मैन, हम सब लोग हाई पावर्स पे हैं। ठीक है, बट इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट की फंडिंग्स पे चलती है। ठीक है, तो उनका ये हक करेक्ट। बनता है कि भले ही एंथुसियास्ट लोग हैं इंडिया में या नहीं है, ठीक है, बाहर फॉरेन में है। नासा का पूरा लाइक एक विजन था, पूरी नजर बनाया हुआ था नासा कि इंडिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है आफ्टर मंगलयान। ठीक है, ईएसए का बहुत बड़ा लाइक क्या बोलते हैं उसे, विजन था देखने का, वो था कि इंडिया की प्रोग्रेस को देखना है। रॉसकॉस्मोस का था। ठीक है, तो उनको अपना ये रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए था, भले ही लोग एंथुजियास्ट हो या नहीं हो। हम जैसे लोग हैं जो कि फिर भी पढ़ना चाह रहे हैं, भले ही एक इंसान हो, लाइक दे हैव टू पब्लिश द रिपोर्ट। और देखिए, वही सेम बात में भी हो सकता है कि कई बहुत छोटा सा डिफेक्ट आया हो सकता है लैंडिंग सक्सेसफुल हुई हो और पता नहीं लग पा रहा हो कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हो सकता है अपना फेलियर छुपाने के लिए उन्होंने अपना वो बताया ही ना हो, बहुत सिंपल टर्म्स के कि अंदर। मैंने वही कहा ना एग्जैक्टली, कि इसरो इज समथिंग हु डू नॉट टॉक अबाउट देयर फेलियर्स एंड दैट्स देम। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी, और या गवर्नमेंट के मतलब अंडर तो आती ही है, अगर गवर्नमेंट बॉडी हम्म। नहीं कहो हम्म। तो। वही चीज है। और इसरो का जैसे पीआर, जो अभी पीआर सिचुएशन उन्होंने भी एड्रेस किया सर ने, यानी कि चीफ ने, कि क्या इसरो एक मतलब क्वाइट अप्रोच ले रहा है चंद्रयान 3 पे, या पूरा जो आज मतलब चंद्रयान 3 के बाद भी मिशन होने वाले हैं वो क्या क्वाइट अप्रोच के संग परस्यू किए जाएंगे। तो इस पे चीफ ने कहा हम यही रास्ता अपनाने वाले हैं, क्योंकि आरएसएलवी के संग भी शायद यही हुआ था, जो चंद्रयान 3 से पहले आया है अभी।
मैं हम्म नाम हम्म मतलब हम्म एग्जैक्टली तो नहीं जानता वो कौन सा रॉकेट था, सॉरी फॉर दैट। बट उसके संग भी इन्होंने यही किया था कि आफ्टर द सक्सेस इट वाज पब्लिश्ड, मतलब द न्यूज वाज पब्लिश्ड एंड स्टफ लाइक दैट। तो चंद्रयान 3 के बाद भी, यानी कि चंद्रयान 3 के संग तो ये कर ही रही है, तो ये क्वाइट अप्रोच लेने वाले हैं, यानी कि कोई भी पीआर उस लेवल का नहीं होगा जो चंद्रयान 2 के लेवल का हुआ था। ये बात खुद चीफ ने कही है, मतलब मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उनका हम्म। एग्जैक्टली कहना तो ये नहीं था, लेकिन यही मतलब था उनका कि जो पीआर चंद्रयान 2 और एमओएम के टाइम पे हुआ था वो इस बार तो नहीं हम्म। होने, या आगे नहीं होने। यानी कि फिलहाल हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हमें कुछ नहीं मिलेगा। आफ्टर द सक्सेस या आफ्टर द पार्शियल सक्सेस हमें कुछ जानने को मिल सकता है मिशन के बारे में, एंड दैट्स द सिचुएशन विच इज कंफर्म्ड बाय द चीफ ऑफिस। हम्म। About the PR thing, I understand him. Like, I think there's a disconnect. Are you guys getting me? Like, वो generational जो disconnect है ना, यस। he said कि we keep changing our platforms. He is right. He is right. What's happening? But apart from that, we also need PR. Like, they. He also said that they would not have a particular PR team. Just some वन और टू scientists की। only work, one or two science people work for it. I think they need a separate PR team, not exactly under ISRO, but they can, क्या कहते हैं उस word को जो अपन outsource करते हैं, वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स। volunteers या F से F से फ्रीलांसर्स। freelancers, yeah, they can, like many, there are many people uh, psychom community who can freelance, do the freelancing work for ISRO, and they can use that instead of uh, making a separate PR team because they are already so big. They can help it even more. And PR is necessary. Maybe you see, they are scientists. Their work is to make missions successful. It's already too much. Why would they want to engage on something which is clearly not their field? And दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चीफ सेड कि हम साइंटिस्ट हैं, हम क्यों करेंगे। yeah, yeah, वी आर नॉट exactly. अ सोशल Or मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाट चीफ सेड। मतलब वो बात हम्म। सही है, मैं भी उस बात को मानता हूँ, लेकिन देखिए उनका पर्सपेक्टिव भी आप समझ के देखिए कि वो पीआर के लिए नहीं बने। जैसा मुझे समझ आया है, मेरा इंटरप्रिटेशन था सर के स्टेटमेंट से कि पीआर और इसरो दोनों पैरेलल। इट्स नॉट लाइक नासा और एसा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इसरो हमेशा से एक साइलेंट मतलब मूवर रहा है, वो कभी अपने सक्सेस के ऊपर या अपने फेलियर्स के ऊपर तो ऑब्वियसली बात नहीं करता, सक्सेस के ऊपर अब बात करने लगा क्योंकि वो जरूरी है। वरना हम जैसे डीआरडीओ को ले सकते हैं, इसके बहुत अच्छा एग्जांपल है कि डीआरडीओ को भी मतलब बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करने की अभी तक अलाउंस है, क्योंकि वो एक डिफेंस डीआरडीओ बॉडी तो है। फिर वो मिसाइल्स उसमें चला गया ना, तो वहां तो हाँ, रिवील ही नहीं कर करेक्ट सकते वो करेक्ट। लोग। तो वही वही चीज, तो इसरो को भी अभी इस कैटेगरी में पहले डाला होगा, लेकिन अब तो वहां से निकाल दिया है एमओएम के टाइम पे जितना इन्होंने रिवील किया अपने मिशन के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए स्टिग्मा तो है, स्टिग्मा इस चीज का कि और जो नेशंस हैं वो कुछ गलत कर सकते हैं या कुछ भी, मतलब अनप्लान्ड, मतलब प्लान्ड मैन्यूवर्स हो सकते हैं, अनप्लान्ड तो बोलना उल्टा ही हो गया। तो उस चीज हम्म। का स्टिग्मा भी है, और ये कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जो विक्रम साराभाई, यानी कि जो साराभाई, नो आई एम गेटिंग द रॉन्ग नेम, होमी जे बाबा, होमी जे बाबा के संग जो हुआ वो हम सब जानते हैं क्या हुआ। इट वाज अ कंस्पिरेसी। तो उस चीज को लेके, और मतलब कहीं ना कहीं वो पूरा ऐसा पीटीएसडीज आ जाते हैं हमको। ये पीटीएसडीज होते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PTS. तो पीटीएसडी फ्लैशबैक आ जाते हैं। तो वही चीज है, वो लोग बात नहीं करना चाहते, और इस चीज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है एज एन ऑडियंस एंड एज स्पेस इंथुजियास्ट। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम्म। लोग वॉलंटियरली कर रहे हैं तो हम उनको पैसा, क्योंकि जो उनके स्पेस शटल प्रोग्राम है जिसमें एस्ट्रोरॉक्सी, तन्मय अमेजिंग स्पेस, ऐसे कई सारे क्रिएटर्स एनरोल्ड हैं जिनको उन्होंने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं इसरो ने।
तो वो हम्म। वॉलंटियरली जब करने को तैयार हैं तो इसरो क्यों ही हायर करेगा? अपना बजट, जो मैंने कहा कि उनको बजट लो रखना है, जैसा कि चीफ ने बोला, तो वो क्यों बजट वेस्ट करेगा पीआर? जब लोग वॉलंटियरली तैयार है, हमारे जैसे हम भी तो अभी बात कर रहे हैं, हमें कोई पैसा थोड़ी दे रहा है इसमें। या उसमें लाइक मैंने भी थोड़ा बहुत उसके शॉर्ट्स वगैरह कुछ क्लिप्स देखे हैं उसकी, मैंने इंटरव्यू की। एंड वहां पे उन्होंने ये चीज क्लियरली कही कि वो बार बार अपना प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं आजकल की यूथ। लाइक पहले फेसबुक पे आए, फेसबुक से अब वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुए, फिर ट्विटर एंड अब ये नया थ्रेड्स आया है ऑप्शन। तो आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई इसमें इशू आना चाहिए, बिकॉज इनको प्रेजेंट हर जगह होना चाहिए। लाइक दे हैव टू प्रेजेंट ऑन लिंक्डइन एंड ऑल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हैव। तो उनका तो मेन काम सैटेलाइट्स बनाने का है, बाकी काम तो क्रिएटर्स के हाथ में है। क्रिएटर्स को वीडियोस क्रिएट करनी है, पोस्ट क्रिएट करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, और एक बार बस चीफ को दिखा देना है, टीम को दिखा दो कि भाई हमने ये डिजाइन करा है, आप अप्रूवल दे दीजिए कि हम पोस्ट करें या नहीं करें। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कुछ इशू आना चाहिए। बट मेरे ख्याल से इसरो के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर वो यूथ के टच में रहेगा। तो जिस तरह से हमारे इंडिया का यूथ है, एक तो हमारे पास जॉब्स की कमी है, और ये फील्ड किस तरह की फील्ड है कि हर एक स्टूडेंट की ड्रीम जॉब होती है कि आप टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड रहे। लेकिन आर ओल्ड चाइल्डहुड कि हम सब लोग कहते हैं कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, और एस्ट्रोनॉट। बहुत कम लोग ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो हर एक यूथ का एक ड्रीम होता है, और जब बड़े होते होते रियलिटी सामने आती है तो वो यूथ का जो ड्रीम है ना, वो कहीं ना कहीं डिसअपेयर होने लगता है। तो इसरो इसके माध्यम से लाइक अपने सोशल मीडिया से कनेक्ट रख के अपनी ऑडियंस को इसमें बहुत बड़ा बूस्ट ला सकता है। और कहीं ना कहीं ये बूस्ट हमने देखा भी है आफ्टर कोविड। लाइक आई ऑलरेडी डिस्क्राइब अबाउट माई सेल्फ कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड था जो कि टेलीस्कोप मैन्युफैक्चर करती थी। तो कोविड से पहले जब मैं उनके साथ कनेक्टेड था तो उनकी सेल्स में भी इतना बूस्ट नहीं था। लेकिन कोविड के बाद जो उनकी सेल्स में बूस्ट आया है, वो मैं भी हैरान था और सर भी हैरान थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये आने लगा है आफ्टर मंगलयान जो कि हमारा गया, और एक जो मूवी भी उसके ऊपर आई थी, आई गेस कौन सी मूवी थी, मंगलयान ही नाम था उसका आई गेस। मिशन मंगल। मंगलयानी नाम था। मिशन मंगल, मिशन मंगल। तो जब से इंडिया शो करने लगा है कि हम कुछ हैं स्पेस फील्ड के अंदर ही, लाइक आफ्टर मंगलयान तो बहुत नाम हुआ, नासा ने भी तारीफ करी है। तो कहीं ना कहीं देखो, यूथ अगर कनेक्टेड रहेगा इसरो के साथ तो इसरो का ही फायदा है और इंडिया का भी फायदा है उस चीज में। पर वही है, इंडिया के पास इतनी फंडिंग्स का इशू है पहली बात। तो आई थिंक द मे ओनली भी इस चीज ऑप्शन को। लेफ्ट इज क्रिएटर्स, हम्म, वही लोग कर सकते हैं जो कर सकते हैं, हम्म। लाइक लेकिन अभी कहीं भी जो कहीं इतनी ना कहीं। ऑडियंस, हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। इवन अभी भी जितनी जो ऑडियंस हो रखी है, अभी आई है, एक अपन क्रेडिट क्रिएटर्स को भी दे सकते हैं, लाइक शिवम, बिकॉज आते हैं लोग डायरेक्टली इसरो के थ्रू नहीं आएंगे, बट छोटे छोटे नॉट लाइक क्रिएटर्स के थ्रू भी आएंगे, एंड इट्स पॉसिबल कि अपन ही थोड़ा इसरो की जगह अपन ही काम कर ले तो। बट वही है ना, इसरो नहीं। फिर इस बार क्या है हम्म, कि उन्होंने ढंग से डेटा भी प्रोवाइड नहीं किया है। तो मुझे जैसे मतलब कल ही मालूम चला कि तो पब्लिश तो किया है, लेकिन करंट साइंस जनरल मतलब एक मैगजीन टाइप कुछ है, उसमें इन लोगों ने पब्लिश किया। उन्होंने एग्जैक्टली अपने वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया, उन्होंने करंट साइंस करके एक जनरल है उसमें पब्लिश कर दिया, प्रॉपर डेटा है उसमें, रिसर्च पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो डायरेक्टली पोस्ट ना करके उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, वो चीज का थोड़ा मतलब देखा कि हाँ ये लोग यहाँ खेल रहे हैं, वो चीज थोड़ी अजीब लगी। लेकिन बट वाई? देखते हैं क्या होता है। उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर्स हटा दिए हैं। आप लोग अभी भी जा सकते हैं, ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ, आप लोग अभी भी जा सकते हैं, आप रिसोर्सेज में जाइएगा और रिसोर्सेज में आपको मतलब पूरा दिख जाएगा कहाँ आपको जाना है, और वहां वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, वो लिंक ही नहीं खुलेगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं, द मेन इशू। और जैसा कि अब चीफ ने वादा किया है कि लॉन्च के हम्म, बाद चंद्रयान 3 के डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होंगे, प्रॉपर होंगे, शायद साइंस करंट साइंस में ही होंगे, लेकिन होंगे सब। और इस पे हमारी नजर रहेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था उन साइंटिफिक पेपर्स में। मतलब प्रॉपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रिसर्च पेपर का मतलब आप समझ लीजिए,
आपने सबने रिसर्च पेपर देखा ही, है ना? तो या उसमें इतना डिटेल्ड में लिखा हुआ है रामहा और चेस्टे और एपेक्स और लिव्स, इन सब इक्विपमेंट्स के बारे में प्रॉपर फाइल फोटोज भी हैं। और इस चीज के बारे में हमें इतना अंदर जाके मालूम पड़ा क्योंकि हमें एक ओजी यूट्यूबर का वीडियो देख लिया, तो हमें तब मालूम पड़ा कि ये डाटा है डोमेन में, जो एक सर्च में। तो ये चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, डाटा तो ये पब्लिश करते अब हम्म इस फील्ड में तो उन्हें वर्क वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिस फील्ड दे डू नीड टू वर्क। नहीं देखिए, जिस तरह से वो गरीब एस्थेटिक का, वो क्या चैनल का नेम था, आई हैं। गरीब डोंट साइंटिस्ट। रिमेम्बर, गरीब गरीब साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, गरीब साइंटिस्ट। तो जिस तरह से वहां पे इंटरव्यू में बातें चली हैं, तो हो सकता है कि चीफ के पास इतना नॉलेज नहीं हो, लाइक वो डिस्कनेक्ट रहते हो हमारे सोसाइटी से। तो हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद हमें काफी सारी नई चीजें देखने को मिले इस नासा के अंदर, ओ आई एम सॉरी, आई एम सेइंग नासा, इसरो के अंदर। तो वही मैंने बोला नहीं, ना मुझे कि ऐसा, हाँ, लगता ये बात जनरेशनल सही है, है हल्का सा। लेकिन जनरेशनल डिस्कनेक्ट है। नहीं हो सकता है हो, और बहुत जल्दी हमें इसरो का एक नया फेस देखने को मिले आफ्टर होप चंद्रयान 3। होप सर हाय भाई कि हो पीआर का कुछ करें ये लोग, क्योंकि अरे यार कंटेंट नहीं मिलता भाई, एनिमेशन नहीं मिलते, मैं वीडियो किस पे बनाऊं? मतलब अपना अपना अपनी शक्ल कब तक दिखाऊं ऑडियंस? कुछ तो दिखाना पड़ेगा एग्जैक्टली। ना कि एपेक्स कैसे काम करता है। एपेक्स का अब मैंने एनिमेशन यूज किया था, अभी एक वीडियो डाला था, तो उसमें एपेक्स का एनिमेशन जो था वो शायद स्पिरिट या अपॉर्चुनिटी रोवर का था। हम्म तो हाँ हाँ, मैंने देखा है। इस क्राइसिस को इन लोगों को सॉल्व करना चाहिए। आप पीआर मत करो, कम से कम एनिमेशन तो बनाइए अच्छे। वो भी थर्ड लाइक पार्टी करवा रहे हैं, रेडिट पे इससे अच्छे पोस्ट हो रहे हैं, आप लोगों ने देख भी ली हो। हम्म नहीं लाइक देखो, ये भी है सारी कि जो सारी साइट्स जो आके टिकती है ना, वो चंद्रयान 3 के ऊपर ही आके टिकती है। अगर चंद्रयान 3 100% सक्सेस जाता है, तो फिर तो इंडिया के पास फंडिंग का भी इशू नहीं है। फिर वो पीआर में भी आएंगे, लोगों में कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लैंड नहीं करे हैं कहीं भी किसी सरफेस पे। तो हम्म। ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला है इसरो के लिए। तो सक्सेसफुल होता तो हम देख रहे थे, मंगलयान से पहले हमारे को इसरो के अंदर कोई भी बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स देखने को मिले नहीं थे। बस एक चंद्रयान 1 था, उसमें भी हमने इतनी फंडिंग्स नहीं दी थी। आई गेस बहुत कम बजट के अंदर वो भी चला गया था। बट जब देखा कि मंगलयान सक्सेसफुल हुआ, हमें इसरो की कैपेबिलिटीज देखने को मिली, तो अब हम फंडिंग्स भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हम एक ही मिशन को अब 2 बार भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हमने पिछले मिशन में चंद्रयान 2 में हमने देखा, लैंडिंग करने की कोशिश करी। तो चंद्रयान 3 में हम दोबारा से करने के लिए जा रहे हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं भरोसा है। तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 के बाद हमें ये सारी चीजें प्रॉपर फॉर्मेट में देखने को मिले। भाई वाकई में बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही है और काफी फ्लो में हुई। तो उस हम्म चीज के लिए मैं आपको फिर से दोबारा थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एस्ट्रोनॉमिकल हब, एंड वी आर थैंक यू। डिलाइटेड दैट यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ अवर चैनल एज अ गेस्ट। लेकिन आप यहाँ आए हमें बहुत अच्छा लगा। और साक्षी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा केशव? I would say my best experience, because I was hooked. He had a lot of things. Like, he's knowledgeable person, yeah. Like, he has a lot of things to say and tell. I do not have that kind of experience, so I was very hooked, and this was my best experience till date. नहीं, थैंक यू साक्षी, थैंक यू शिवम। देखिए, थैंक यू इस चीज के लिए भी कि मैं काफी टाइम से डिस्कनेक्टेड था। एस्ट्रोनॉमी में कनेक्टेड था, प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी में था, वर्क विद सेवरल ऑफ इंस्टीट्यूट्स एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन माय इंट्रो। ठीक है, मैं कनेक्टेड था फील्ड से, बट वो कनेक्शन डिफरेंट था। ये कनेक्शन डिफरेंट है, लेकिन बीइंग पॉडकास्ट तो यहाँ पे हम खुद भी पहले स्टडी करते हैं अबाउट जिस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, या जिस भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं। यू हैव टू गैदर नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। बट वहीं प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी में जब हम टेलीस्कोप से लोगों को दिखा रहे हैं, वहां पे हमें सब कुछ पहले ही पता है कि बच्चों को क्या बताना है। वो बहुत बेसिक लेवल पे होता है। लाइक इट्स लाइक बहुत इजी, बहुत आराम से वहां पे चीजें चलती हैं। बट इन सच काइंड ऑफ वीडियो फॉर्मेट्स हमें खुद भी पहले पढ़ना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को भी थैंक यू करना चाहूंगा कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया मेरे को। काफी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वापस आया हूँ।
सो थैंक यू, आप लोगों के साथ काम करके मेरे को अच्छा लगा। लाइक इट वाज अ फैंटास्टिक पॉडकास्ट। मैंने सोचा नहीं था कि हम इतने डिटेल्स में जाके भी इतने अच्छे तरीके से बात करेंगे, बट या इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी टू। ओके, मतलब दोबारा से बहुत अच्छा लगा आप आए। और इसी नोट के संग हम शायद इस पॉडकास्ट को यहाँ एंड करते हैं। ऑडियंस, आप लोगों का क्या था, मतलब आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमारा, आप कमेंट कर सकते हैं कि। और मतलब जितने भी आज तक पॉडकास्ट हुए, शायद 7 या 8 पॉडकास्ट हुए, उनमें से इसको आप कितना रैंकिंग देंगे, और चंद्रयान 3 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब आप कमेंट कर सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी।